दोस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज जो 17वां टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल से भारतीय इतिहास से चल रहा था उसका पहला वीडियो हो गया था, और किरण बुक से जो टॉपिक था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो शासन की भू राजस्व नीतियाँ, इसके बारे में हो गया था। और 40 क्वेश्चन लूसेंट ऑप्शनल से हो गए थे। आज एक्सप्लेन किसी का नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन पिछले वाले पार्ट में इससे रिलेटेड हो चुका है। इसमें सिर्फ 41 से और जितने क्वेश्चन हैं 17वें टॉपिक में इतिहास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो देर ना करते हुए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वें क्वेश्चन में काश्तकारी अधिनियम और वर्ष बताया गया है। तो जो बंगाल का काश्तकारी अधिनियम था ये 1885 में, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक ये 1886 में, दक्कन काश्तकारी अधिनियम ये 1879 में, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक ये 1883 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। तो ये तो काश्तकारी अधिनियम हुए। 42वां क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र यानी 1835 में जो आया मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकार किया गया। अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। घोषणा पत्र यानी डिस्पैच, तो वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा से संबंधित आयोग और समिति पहचान करें। तो शिक्षा से संबंधित जो आयोग है वो हारटांग समिति 1929 में आई थी, ये है। लिंडसे आयोग ये सही है। शंप्रू समिति ये भी सही है 1934 में। सर्जेंट योजना 1944 में। तो ये सभी जो चारों जो हैं ये शिक्षा से संबंधित आयोग एवं समिति हैं। हारटांग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, शंप्रू समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944। 46वां क्वेश्चन कह रहा है, किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। 47वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। 48वां है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में था 1817 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थित था 1817 में,
जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। इसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना डेविड हेयर ने की थी। किसने? डेविड हेयर ने की थी। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। 50वां क्वेश्चन है, तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये एक कारण था पतन का। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी कारण था। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, तो ये सभी कारण थे भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के। 50वां क्वेश्चन है, भारत में अनौद्योगीकरण या प्राक औद्योगीकरण की अवधि थी। भारत में अनौद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी 1800 से 1850 तक। तो भारत में अनौद्योगीकरण या प्राक औद्योगीकरण की अवधि थी 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 में स्टार्ट हुई, 1850 में। 92वां क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? क्या कहा? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये विलियम वेंटिंग ने कहा था। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर कहा था विलियम वेंटिंग ने कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। 53वां क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति कौन कौन त्रिमूर्ति? जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने, ये त्रिमूर्ति जो हैं जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड, इन तीनों ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। ये श्री रामपुर स्थित है कहाँ? बंगाल में। तो बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जिसे जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड, इन तीनों को कहा जाता है। इन्होंने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर स्थित है बंगाल में। 54वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो भारत में रेलवे के निर्माण के कारण पहला तो ये था कि ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। दूसरा, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। तीसरा, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। तो ये तीनों कारण थे भारत में रेलवे के निर्माण। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति एवं विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। 55वां है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी कहा था। कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेलवे की स्थापना पर। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। तो पहली आधुनिक पटसन मिल रिसरा बंगाल में स्थापित हुई। बंगाल में एक स्थान है रिसरा, तो बंगाल के रिसरा में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। 57वां क्वेश्चन है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई। 58वां क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। ये किसने कहा? ये बुकानन ने कहा है। बुकानन साहब कहते हैं कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया।
बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया। 59वां है क्वेश्चन, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता के देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन है आर.सी. दत्त का। आर.सी. दत्त कहते हैं कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। 60वां क्वेश्चन है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, या गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह कथन है जॉन सुलीवान का। किसका? जॉन सुलीवान का। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, या गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। 61वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। 62वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 63वां क्वेश्चन सुमेलित करना है अकाल से संबंधित आयोग और गवर्नर जनरल। तो अकाल से संबंधित आयोग है स्ट्रेची आयोग 1880, जिस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897, जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल आयोग 1900, जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943-44, जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एल्गिन। मैकडोनल आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1943-44 लॉर्ड वेवेल। तो ये तो अकाल संबंधित आयोग थे। स्ट्रेची आयोग 1880, लॉर्ड लिटिन इस समय गवर्नर जनरल थे। लियाल आयोग 1897 का, इस समय लॉर्ड एल्गिन थे गवर्नर जनरल। मैकडोनल आयोग 1900 में, जिसके लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। वुडहेड आयोग 1943-44, इसके लॉर्ड वेवेल थे गवर्नर जनरल। 64वां क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में बंगाल में पड़ा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में बंगाल में पड़ा। 65वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो जूट का धंधा, कोयले का धंधा, लोहा एवं इस्पात का धंधा, सूती कपड़ा का धंधा। ये धंधे जो है ब्रिटिश काल में खूब विकसित हुए। जूट, कोयला, लोहा इस्पात एवं सूती कपड़ा। बाकी मशीन के पुर्जे जो हैं ये विकसित नहीं हुए। 66वां 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फेमेनाइन कोड कब प्रचारित किया? तो अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फेमाइन कोड का प्रचार 1883 में किया था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ।
भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट 1925 में प्रारंभ हुआ। 1925 में प्रारंभ हुआ रेल विभाग के लिए पृथक रेलवे बजट 1925 में। अगला 17वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। नेक्स्ट है 71वां क्वेश्चन, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। कौन है? रमेश चंद्र दत्त, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 72वां क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 में प्रारंभ हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 73वां क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। 74वां है, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए धन के निकास कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो देखते हैं, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। 76वां क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक, एक किताब है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, तो भारतीय अर्थविदों में दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. राडे, डी.एन. गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह, इनमें से कौन शामिल है? तो इनमें से कोई नहीं। 78वां क्वेश्चन है, सर थॉमस हाईलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो सर थॉमस हाईलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 ईस्वी में हुआ। 79वां क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया। 1950 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे। 81वां है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। 22वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई। आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। 84वां, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो मुक्त व्यापार नीति ये नहीं अपनाई गई। बाकी जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, ये तो अपनाया ही गया।
भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन करना, तो ये तो अपनाया ही गया। तो ये तीनों अपनाए गए, लेकिन मुक्त व्यापार नीति नहीं अपनाई गई। 84वां क्वेश्चन हो गया है। 85वां है, दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी यानी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी, अपवाहन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत शब्द यह बताता है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। इसकी परिभाषा यह है अपवाहन सिद्धांत की कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। 86वां क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? तो होम चार्जर की संगठन एक तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। दूसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। तो यही तो होम चार्जेस था, है ना। भारत में उपनिवेश शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। इनमें से कौन सी निधियां होम चार्जर की संगठक थी? तो पहला तो संगठक ये लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि होम चार्जेज। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भी होम चार्जेज होती थी। 87वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। 28वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या क्या सही है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों द्वारा लागान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। किसान द्वारा लागान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 89वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटेन कर रहा है। 90 क्वेश्चन है, बाकी इन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया, ये तो गलत है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया, ये गलत है। लेकिन उन्होंने केवल ये बताया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस लेसन का लास्ट 17वें का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी का एकाधिकार को खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारी के एकाधिकार को खो दिया। तो ये तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बार बार